स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट टर्म। चैप्टर नेम इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो आपकी वेटेज रखता है पूरे 6 मार्क्स की। सो इसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs प्रिपेयर किए हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे उसमें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। वर्क ऑन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, रिजॉल्विंग एंड एंडिंग द कॉन्गो क्राइसिस बाय द डेडेस्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। ठीक है, यहाँ पे UNO शॉर्ट फॉर्म लिखी है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में होगी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में समझ में आ गया आपको। हिंदी में पढ़ेंगे, क्यूबा के मिसाइल संकट का समाधान और कांगो संकट को समाप्त करने का श्रेय डेड डैश UNO के महासचिव को जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आपके पास एक तो ट्राइगवलीव है और सेकंड है यूथांट। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर टिक करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यूथांट है। यहाँ पे हमारे राइट साइड में इनकी भाई साहब की पिक्चर भी दिख रही है, यूथांट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब इंटरनेशनली जब एक आपको पता है कि जब आपने फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था कोल्ड वॉर का, तो कोल्ड वॉर में एक जो फर्स्ट ही आपका टॉपिक होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। तो बेसिकली जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो कोल्ड वॉर का पूरे टाइम जो 46 ईयर्स तक ये कोल्ड वॉर चला, उसका क्या था, एक पीक पॉइंट था, हाई पॉइंट था। ठीक है, और हाई पॉइंट यानी कि चरम बिंदु था शीत युद्ध का। तो अब ये चरम बिंदु क्यों था, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बिकॉज सारी आपस में काउंटर हो जाता है एक तरह से, है ना, कन्फर्मेशंस हो जाता है एक तरह से दोनों सुपर पावर्स का और उनकी आर्मीज़ का भी। तो उस समय पे भी अगर मान लो क्योंकि UNO 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, अब लगभग उसको मतलब 15-16 साल भी हो चुके हैं 1961 में। ठीक है, तो इतना 15-16 साल होने के बाद भी जो UNO होगा वो क्या होगा, अब थोड़ा सा अपने फंक्शंस को, अपने मतलब पावर्स को क्या कर चुका होगा, एक्सटेंड हो चुका होगा और एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और रेगुलेशन वो बना चुका होगा। ठीक है, यानी कि वो अब क्या कर रहा होगा, फंक्शन कर रहा होगा। ठीक है, उस समय पे भी देखो, अब जब UNO का आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो जनरल असेंबली होगी उसकी। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे UNO का एक क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है। तो उस समय पे जब कोल्ड वॉर के टाइम में जब को आप क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस आपने पढ़ा था, रीड किया था, तो उसमें बेसिकली निकिता खुर्शेव उस ऑर्डर को मान लेते हैं, लेकिन उसके बीच में भी जो ये यूथांट होते हैं, यानी कि क्योंकि वो UNO के क्या होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो वो ये क्या कर सेक्रेटरी जनरल होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को, मतलब कैसे होल्ड ऑन कर रहे हैं या उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, मतलब क्योंकि दोनों पावर क्या हो चुकी है, आमने सामने हो चुकी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है बच्चों, एक तो क्या है क्यूबा मिसाइल संकट के जम ये है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, देन सेकंड क्या है, एंड ऑफ द कॉन्गो क्राइसिस। तो कॉन्गो को संकट 1960s में होता है। ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, उसको रिजोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इंटरनेशनली, यानी कि पीस को कैसे इस्टेब्लिशमेंट करे। तो इसका श्रेय मतलब क्या जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूथांट को जाता है। और यूथांट के रिगार्डिंग एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बच्चों, यूथांट जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, बर्मा से होते हैं। बर्मा मतलब क्या, बर्मा मतलब आपका म्यांमार से होते हैं। तो ये फर्स्ट क्या होते हैं, म्यांमार से होते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्या होते हैं, फर्स्ट एशियन जो मतलब पर्सन होते हैं जो क्या बनते हैं, UNO के जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूथांट होंगे। इसके रिगार्डिंग क्या होगा, कॉन्गो क्राइसिस के टाइम पे भी। और यूथांट आपका क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि कॉन्गो क्राइसिस के समय पे मतलब UNO का सेक्रेटरी जनरल कौन था, ठीक है, यूथांट होगा। ठीक है, आपका ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके। ठीक है, जैसे अब कॉन्गो क्राइसिस था तो हमें ये तो पता है कि एक तरफ फिदेल कास्त्रो क्यूबा के थे, निकिता क्रुश्चेव कहाँ के थे, क्या बोलते हैं, USSR के थे, जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के थे।
लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उस समय पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपना काम कर रही है, उसका एक सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। वो सेक्रेटरी जनरल भी कुछ उसको मीडिएटर बन रहा होगा, रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है, मध्यस्थता उसके बीच में लाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एंड कोंगो क्राइसिस, दोनों के टाइम पे जो मीडिएटर होते हैं, पीस बिल्डिंग का जो काम करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, वो कौन करते हैं? यूथांट होते हैं। और यूथांट जो होते हैं फर्स्ट एशियन पर्सन होते हैं टू, जो कौन करते हैं, हु होल्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ठीक है। मेरे आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ये आपको पता होगा, सिंपल ही है, हम सीधा सा टिक कर देते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं आंसर को। ट्राइगव लीव होते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें ऑप्शन क्या है? एंटोनियो गुटरेस होते हैं। अब एंटोनियो जो गुटरेस होते हैं बच्चों, अभी वो रिसेंट यानी कि करंट जो सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के, वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्राइगव लीव होंगे, ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। ये जो ट्राइगव लीव होते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूएनओ के स्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, एक इंटरनेशनली इमेज बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रोल प्ले होता है। ये ट्राइगव लीव है। जब यूएनओ, बस आप खुद सोचो ना, 50 देशों को सबको साथ में लेके आना है ना, और एक ऐसी कोई एग्रीमेंट करवाना, साइन करवाना, कितना बड़ा काम होगा। तो ट्राइगव लीव क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। ट्राइगल लीग की फ़ोटो आप यहाँ पे आप देख ही रहे हैं राइट साइड में मेरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द इंडिया जॉइन द यूएनओ, यानी कि भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ? बच्चों यहाँ पे यूएनओ आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका जो आंसर ऑप्शन है हमारे पास है 30 अक्टूबर 1945, सेकेंड है 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा बच्चा? इसका आंसर होगा 30 अक्टूबर 1945। कन्फ्यूज़न मत होना बच्चों। देखो जो 24 अक्टूबर 1945 है ना, ये मैंने जानबूझ के डेट लिखी यहाँ पे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट होती है, और 30 अक्टूबर को बेसिकली क्या होता है बच्चों, हम अभी 1945 में क्या है, अभी हम क्या है, गुलामी है ना, कॉलोनाइज्ड है, किसके थ्रू? ब्रिटेन के थ्रू। तो ब्रिटेन किसका मेंबर होता है ऑलरेडी? ब्रिटेन मेंबर किसका होता है? सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि यूएनओ का होता है। तो हम ऑलरेडी उसके, हम मतलब हम ये समझ लो कि फाउंडर मेंबर ही है, किसके? यूएनओ के। हमने कोई अलग से ज्वाइन नहीं किया, एज ए इंडिया ज्वाइन किया हुआ हमने, ठीक है। तो हमने ऑफिशियली साइन हुए होंगे 30 अक्टूबर को, हम अगर डेट देखें तो यही देखी जाती है, या यही मिलेगी आपको कि इंडिया ने ज्वाइन कब किया। तो 30 अक्टूबर 1945 को आपका हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हु इज़ प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ, ठीक है। तो अभी यही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं वैसे, तो आपको आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? एंटोनियो गुटरेस होगा। देखो बच्चों, एंटोनियो जो गुटरेस है वो कहाँ के हैं? ये फोटो आपको दिख रही होगी। एंटोनियो गुटरेस जो है वो हमारे पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और ये 2017 में कब होते हैं बच्चे? 2017 में क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इनके रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बच्चों, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन अगर आप रीड भी कर लोगे ना, तो आपका, बस रीड अगर आपने ठीक से कर भी लिया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, और फिर आंसर आप ठीक से कर पाओगे। आप रीड ही नहीं करोगे अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि आपका बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि बच्चे की मतलब ये देखा जाता है पैसेंस कितना उसमें, ये नहीं कि बच्चा 1 लाइन पढ़ रहा है, ठीक है, उसका आंसर दे देगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड करोगे ठीक से तो क्या होगा, आपका आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन कब होता है बच्चों? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक जब चलता है, ठीक है, तो इतनी नुकसान हो जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। कितने करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, कितना ही प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, मतलब देश कितने पीछे चले जाते हैं, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, कितना मतलब बैकवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के क्या करते हैं, लीग ऑफ नेशन का क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट होती है। अब लीग ऑफ नेशन भी क्या होती है, वही कुछ कंट्रीज़ को मिला के लीग ऑफ नेशन बनती है। तो ये लीग ऑफ नेशन जो स्टार्टिंग में बेसिकली काम क्या कर रही थी, ये भी सोच रही थी कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, इन्होंने जो कुछ कंट्रीज ने इसको मिलकर बनाया, यूरोप की कंट्रीज़ ने, है ना। तो ये यूरोप की कंट्रीज़ और पूरे इधर एशिया, मतलब एशिया की हो गई, और अमेरिका वगैरह, इन सबको मिला के, तो इनका स्टार्टिंग में जब इनको लगा कि भाई इतना नुकसान हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, या सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा एक ना स्टेज लाते हैं, एक ऐसा मंच बनाते हैं,
वो क्या बनाते हैं, लीग ऑफ नेशन बनाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें आपके 4 ऑप्शन है, आपको ये चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं क्या करके रीड करता हूँ। द मेन एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड आर डिसआर्मामेंट, प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू collective security, setting disputes between countries through negotiation and the diplomacy. Second है, it could not prevent the second world war. Third is the founder of the league of was Woodrow Wilson. And fourth is US didn't join the league of nation. ठीक है, हिंदी में है लीग ऑफ नेशन के बारे में सही विकल्प चुने, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है संगठन के मुख्य उद्देश्यों, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, निशस्त्रीकरण करना था। डिजार्मामेंट इसी को बोलते हैं बच्चों, यानी कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब हथियारों को या तो कम कर देना या नष्ट कर देना। ठीक है, मतलब उनका निर्माण ना करना। दूसरा क्या है, सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से युद्ध को रोकना। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से दूसरे को रोकना। ठीक है, युद्ध को रोकना। देशों के बीच विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाना। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे सेटिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, सेटिंग्स डिस्प्यूट्स कर, ये जो है सेटिंग डिस्प्यूट्स करना थ्रू नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेटिक। देखो डिप्लोमेसी कब होती है, जब दोनों देश आपस में क्या करेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, टेबल पे बैठेंगे। जब तक इंडिया और पाकिस्तान टेबल पे ढंग से बैठेंगे नहीं ना, डिस्प्यूट्स को अपने क्लियर नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए बांग्लादेश अभी आई थिंक 102 या 101 आई थिंक है, 102 है जो हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसमें हमने हमारा लैंड डिस्प्यूट चल रहा था बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो लगभग उसमें से हमने मतलब आधी से थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब अगर हम बोलेंगे 100, अगर मान लीजिए वो 200 होगी तो लगभग 130 140 के करीब, अगर हम गज में अगर देखें है ना, तो उतना हमने उसको दे दिया है बांग्लादेश को, अपनी टेरिटरी। मतलब वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, यानी कि क्षेत्र था वो, कि मतलब समझ में नहीं आता कि हाँ ये इंडिया में आता है कि इसमें आता, बांग्लादेश में आता है। तो डिस्प्यूट तो क्लियर किया ना शेख हसीना और पीएम मोदी के साथ। ठीक है, बैठ के ही तो डिस्कस हुआ ना वो। चलिए, तो ये ठीक बात है, लीग ऑफ नेशन अब एक ऐसा स्टेज था कि जो जितने भी देश जो लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सब एक स्टेज मिल गया उनको निगोशिएशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पहला पॉइंट हमको क्या लगता है, ठीक लगता है। पहला पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पॉइंट का, यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, यह सेकंड सही बात है, क्योंकि अगर लीग ऑफ नेशन बनने के बाद, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनता है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। सही बात है, ये दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाता। इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थर्ड इज लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुड्रो विल्सन थे, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द लीग ऑफ नेशन वुड्रो विल्सन। ठीक है, ये भी। अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ, ये भी क्या है इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अमेरिका लीग ऑफ नेशन में देखो बच्चों, अमेरिका क्या था, अमेरिका तो लगभग 1947 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आता ही नहीं है। जब वो जर्मनी जो होते हैं, मतलब एक वो क्या करते हैं, मैक्सिको को थोड़ा भड़काते हैं कि भाई तुमने, अमेरिका ने तुमको, तुम्हारे ऊपर मतलब एक ऐसे मतलब ऑक्यूपाइड सा किया हुआ है तुम्हें, तो मैं आपको हेल्प करूँगा, मिलिटेंट हेल्प करूँगा, और आप अमेरिका के अगेंस्ट में। एक तो ये कारण होता है, दूसरा क्या बोलते हैं, जर्मनी क्या करता है, ओशियन के अंदर जो वो ब्रिटेन और फ्रांस के जो वो क्या बोलते हैं, शिप्स वगैरह जो होते हैं, जहाज़ जो होते हैं, उनमें उनके मतलब उनको काउंटर करते हैं, उनको मारते भी हैं। ठीक है, उनको ब्लास्ट भी करते हैं। तो उसमें अमेरिकन भी क्या होते हैं, अमेरिकन्स जो होते हैं वो भी मरते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, अमेरिका को गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए ही क्या करता है, अमेरिका एंटर करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नहीं तो वो क्या कर रहा होता है, आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही जब वो लीग ऑफ नेशन की इस्टेब्लिशमेंट होती है, तब भी उसको कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, यानी कि वो लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 2 होगा। यानी कि इसके जो 4 ऑप्शन है वो सारे के सारे क्या है, ठीक है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन यूएनओ। ठीक है, पहला है 6 और 10, यानी कि 6 and 10, एंड सेकंड इज 5 and 10। यूएनओ में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि सिक्योरिटी काउंट जो आपके, ये देखिए यहाँ पे यूएनओ में जो ये पूछा है कितने स्थायी और अस्थायी, इनके परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बेसिकली किसके मेंबर होते हैं, वो होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि सुरक्षा परिषद के होते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये इसमें जो 5 मेंबर है और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया अभी क्या है,
नॉन परमानेंट मेंबर में है, यानी कि जो 10, ये जो 10 हैं इसमें क्या है, इंडिया है। और इसमें 5 कौन है वो एक बार यहाँ पे लिस्ट मैंने बनाई हुई है, एक बार देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, रशिया फेडरेशन है, और यूके है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका। ये क्या है, ये परमानेंट 5 मेंबर है। दे हैव वीटो पावर। ठीक है, इनके पास क्या है, वीटो पावर है। यानी कि वीटो पावर यानी कि न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर कंट्रीज है ये, न्यूक्लियर पावर्स है इसके अंदर। मतलब यही कंट्री डिसाइड करती है कि किसी को न्यूक्लियर प्लांट मतलब न्यूक्लियर एनर्जी देनी है या नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद जो ये नीचे है बच्चों, ये वाले, ये क्या है, इसके नीचे वाले ये क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो अभी क्या हुए हैं, मतलब रिसेंटली जो करंटली जो नॉन परमानेंट मेंबर है 10 जो है नॉन परमानेंट में, वो कौन है, एस्टोनिया है, इंडिया भी है देखो बच्चों, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको, नाइजर है, और नॉर्वे है, सेंट विंसेंट है, ठीक है, टूनिसिया है, और वियतनाम है। वियतनाम भी अभी क्या है, यूएनओ का 10 जो अस्थाई यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर है उसका क्या है, एक मेंबर है। चलिए, तो समझ में आ गया कितने मेंबर है, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर है 5 है, चाइना, रशिया, ठीक है, मतलब 2 तो इधर इस साइड के हो गए, रशिया एंड हम आपके यूरोप के 2 हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, एंड एक अमेरिका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ UNHCR। ठीक है, तो आपका हिंदी में है कि आपको UNHCR जो है उसका सही फुल फॉर्म आपको क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, देखिए ये जो UNHCR है, UNHRC है, ये क्या बोलते, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये सब क्या है, ये सारे ही इसकी यूएनओ के क्या हैं, पार्ट्स हैं। यानी कि यूएनओ के ही ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ की ही संस्थाएं हैं जो क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो UNHCR, देखिए जो आप इसमें आना आपको कंफ्यूज होने वाली बात होगी, वो क्या होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है UNHCR। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। एक आपका ये भी लिखा होगा UNHRC। ठीक है, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो जो आपका ये वाला है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये किसको लेकर है, ह्यूमन राइट्स को लेकर है। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बनाया बच्चों आपको, आपका वो किसके लिए मतलब जो बना है वो किसके लिए बनाया है, वो UNHCR के लिए बनाया है। UNHCR की अब देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, और हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, एंड सेकंड है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लगा देते हैं पहले टिक। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले आपको पहले ही बता दिया, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना एकदम से। मतलब आपने देखा UNHCR या UN क्या बोलते हैं, UNHRC, एक तो HRC होगा, HCR होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। आपका ध्यान ना रहा है ना, एकदम से आप लगा दो ये सब। ठीक है, तो HCR का मतलब क्या है, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ है, आर इसमें पीछे है रिफ्यूजीज़ में। ठीक है, और जो राइट्स है वो बीच में है। ठीक है, ये वाले में देखेंगे ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चिए, UNHCR जो है यानी कि जो शरणार्थियों को लेकर है, या देखो बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, कई कंट्रीज़ बनती है, जैसे इंडिया खुद है, 10 लाख लोगों मतलब कितने ही लाख लोग क्या होते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। मतलब उनको रातों रात पता ही नहीं चलता कि वो इंडिया में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्री क्या होती है, अमर्ज होती है, हाँ, नई नई कंट्रीज बनती है, कई मतलब रीबाउंडरिंग भी नहीं हो पाती है, किसी को पता ही नहीं चलता कौन सा देश कौन से उसमें है। ठीक है, तो इसको लेकर क्या करा, एक UNHCR क्या किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और ये कब किया गया ये देखेंगे इसमें, जैसे यहाँ पर है ये UNHCR was established by the General Assembly, the United Nations in 1950 during the aftermath of the Second World War। देखिए 1950 में, यानी कि 1945 तक जब वो कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, और ये 1950 में क्या करते हैं, रेफ्यूजीज़, क्योंकि बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आती है रेफ्यूजीज़ को लेकर,
है ना। मतलब वो उनको ये नहीं पता था कि उनका देश कौन सा है। आज जब उनको ये नहीं पता होगा, मतलब वो देश देश से किसी देश से बेघर हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, लोगों के लिए मतलब मुश्किल होगा, है ना। मतलब कई कई जो दूसरी जो गवर्नमेंट होगी, दूसरी देशों की जो सरकारें होंगी, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसे रिफ्यूजीज़ को लेकर एक क्या बनाया, हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ बनाए। हालांकि ये पता नहीं कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा ठीक से। जैसे अभी हमारे भारत में देख लो, म्यांमार के जो वो हैं रोहिंग्याज जो हैं, है ना। अब इसमें यूएनएचसीआर काम कर क्यों नहीं रहा, क्यों वो हमारे भारत में घुस रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ऐसे बहुत सारी क्या है, कई सारी मतलब कई देशों से कोई लोग बेघर हो जाते हैं। जैसे सीरिया में जब क्या बोलते हैं, आईएसआईएस का जब रूल होता है, कब्जा होता है, तो कई क्या होते हैं, वहाँ के नागरिक सिटीजन क्या होते हैं, उस देश को छोड़ते हैं। तो कई मतलब यूरोप की कंट्रीज उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती है ना। एक बच्चे की भी फ़ोटो आती है जो मतलब ओशियन में एक समुद्र किनारे, मतलब वो उसकी डेथ हो रखी होती है ना, वो डूब गया होता है। तो मतलब कितनी भयंकर मतलब स्थिति है, आप देखिए, सोचिए। मतलब आप सोचिए कि आपको रातों रात आपको अपने घर से निकलना पड़ रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना। और भारत ने के लोगों ने ये सब कुछ देखा है, कितना मुश्किल होगा जब भारत का विभाजन हुआ था। चलिए, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या करते हैं, यूएनएचसीआर की क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। चलिए, कौन करता है, जनरल असेंबली करती है। देखिए, चिंता किसको है, जनरल असेंबली को है। सभी मेंबर इसके हैं, जितने भी है पूरे देश के। ठीक है, जो पांच जो वो है ना चौधरी पूरे दुनिया के, उनको इनकी चिंता हो या ना हो, लेकिन जनरल असेंबली के द्वारा वोट के द्वारा क्या की जाती है, यूएनएचसीआर की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks. WTO was set up in Dallas as the successor to the Dallas. ठीक है, एंड हिंदी में है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डेडस के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। इसमें एक और डेडस आएगा बच्चों हिंदी वाले में। तो इसमें क्वेश्चन आपका ये है कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उसकी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, और जो WTO बनता है उससे पहले उसका क्या नाम था या उसका क्या रूप था। ठीक है, उसका क्या मतलब एक फिगर जैसे हम बोले, मतलब क्या था वो पहले। तो इसमें जो आंसर बच्चे, हम डायरेक्ट आंसर पे टिक करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। 1 Jan 1995 जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, सेकेंड है 1 Feb 1998 जनरल एसोसिएशन ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड्स। ठीक है, हिंदी में 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 1995 व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। और सेकंड है 1 फरवरी 1998 टैरिफ और व्यापार पर सामान्य संघ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को क्या होती है, WTO की क्या होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की। ठीक है, और इससे पहले अगर हम इसको बोले, यानी कि वो किसका मतलब रूप था जो पहले पहले इसके रूप में काम कर रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, यानी कि व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौते। शुल्क पर सामान्य समझौते से क्या मतलब है बच्चों, मतलब जनरल एग्रीमेंट होंगे। मान लीजिए कोई अगर कंट्री दूसरी कंट्री से अगर मान लीजिए वो कर रही है, बिजनेस कर रही है, इंडिया अफगानिस्तान से कर रहा है, किसी से यूरोप की कंट्री से कर रहा है, तो उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हों क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। वो कौन डिसाइड करेगा, WTO डिसाइड करेगा, यानी कि कंट्री खुद डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको अगर जो ये इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म भी अगर हम बच्चों लिखे तो ऐसे लिखेंगे GATT। ठीक है, गेट भी बोलते हैं इसको, GATT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्टीट्यूशन बिकम द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। देखिए, लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो किसकी स्टैब्लिशमेंट होती है बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। यानी कि इसका ऑप्शन, कौन सी संस्था लीग ऑफ नेशन की उत्तराधिकारी बनती है, यानी कि लीग ऑफ नेशन के बाद, ठीक है, कौन सी दूसरी संस्था होती है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनती है, तो कौन सी बनती है बच्चों, उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यूनाइटेड UNO लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। ठीक है, UN क्या बनता है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी स्टेट्स
साइंड यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जून 1945। ठीक है, 26 जून 1945 को कितने राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो इसमें सीधा हम आंसर पे टिक करते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने मतलब स्टेट्स यानी कि कितने ऐसे देश थे जिन्होंने, अब देखिए बच्चों, यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट तो कब हो रही है? 24 अक्टूबर को हो रही है, लेकिन उससे पहले ही, अब बच्चों यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन सबको एक स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहा है ना? वो कौन है? ट्राइगेव लीव होते हैं। ठीक है, जो हमने पहला ही क्वेश्चन, मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था कि जो यूएनओ के फर्स्ट क्या होते हैं? सेक्रेटरी जनरल होते हैं। वही कोशिश कर रहे होते हैं इन सब देशों को साथ में लाने के लिए, टेबल देने के लिए, डिस्कस करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, डिप्लोमेसी यूज़ करने के लिए। ठीक है, ताकि हम किससे बच सके? थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच सके। और यूएनओ अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो रहा है बच्चों? मतलब उसको सक्सेस भी मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ? अभी हमने क्वेश्चन किया है कि कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, कितने स्थायी मेंबर होते हैं, कितने अस्थायी मेंबर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं हम, इंडिया, चाइना, स्वीडन, आयरलैंड, भारत, चीन, स्वीडन और आयरलैंड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं अपन। जो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, स्थायी सदस्य पूछा है ना? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है बच्चों, सुरक्षा परिषद जो है, एक अंग है यूएनओ का, एक अंग है कौन सा? सिक्योरिटी काउंसिल। उसके 5 मेंबर है परमानेंट और 10 मेंबर है नॉन परमानेंट। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा है परमानेंट मेंबर। क्या पूछा है? परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर अभी हमने डिस्कस किया था एक चाइना था, एक रशिया था, 2 यूरोप की कंट्रीज होती है, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक होता है अमेरिका। तो आप इसमें देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। तो परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द सेक्रेटरी क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इन 1997? ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन ये है कि 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? देखो बच्चों, महासचिव तो बहुत सारे होंगे, मतलब 8 होंगे लगभग। तो अब हम यही क्यों, मैंने ये क्वेश्चन ही क्यों बनाया कि 1997 में, 1997 में मतलब कौन थे, तो उसके ऊपर डिस्कस करना, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट होगी उसमें। ठीक है, तो 1997 में हमारे जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? कोफी अन्नान होते हैं। इन वैसे की फ़ोटो आपको यहाँ दिख रही होगी। ठीक है, कोफी अन्नान होते हैं। हिंदी में भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, कोफी अन्नान। अब देखिए कोफी अन्नान होते हैं तो उनके टाइम में, टेन्योर के टाइम, मतलब उनका जो कार्यकाल होता है उसमें क्या करते हैं, है ना? बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएन एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट कोफी अन्नान। UN officially created the global fund to the fight AIDS, tuberculosis and malaria declared। ठीक है, मलेरिया तक पढ़ते हैं। देखिए अब ये बनते हैं 1997 में, यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1945 में। लगभग 50 साल हो गए। 50 साल से भाई साहब सो रहे थे, मतलब 50 साल थे। एशिया की, अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थी उनमें मलेरिया, ठीक है, और ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है, एड्स है, इसके रिगार्डिंग ऐसा कोई फंड था ही नहीं। मतलब जो WHO होगा, आप खुद बच्चों सोचो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके पास पैसा ही नहीं होगा काम करने के लिए, फंड्स ही नहीं होंगे, तो वो क्या देखेगा? मतलब आप खुद सोचो कि मतलब अभी कुछ, मतलब 22-23 सालों पहले क्या हाल था दुनिया का, कि उनके पास मलेरिया, एड्स और इनके लिए ही फंड ही नहीं था, है ना? तो सोचो, और दूसरे देश, कई देश जो होंगे, मतलब जो डेवलपमेंट कर ही रहे होंगे, आप उनकी इमेजिन करो, अफ्रीका वालों की, ना, कैसे उनकी कंडीशन होगी। ठीक है, तो आप देखो ये भी प्रेशर डाला होगा क्योंकि ये खुद अफ्रीका के हैं बच्चों, है ना? इनको उस कंडीशन के बारे में पता होगा, उस स्थिति के बारे में उनको पता होगा जहाँ से ये आते हैं। तो अब इनके, इसीलिए मैंने क्या करा बच्चों, ये क्वेश्चन बनाया कि 1997 में हमें तो बहुत सारे क्या होंगे,
यूएन के सेक्रेटरी जनरल होंगे, लेकिन 1997 में ही क्यों, कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो कोफ़ी अन्नान होंगे। और कोफ़ी अन्नान जो होते हैं इन्हीं के टाइम पे एड्स को लेकर, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को लेकर एंड मलेरिया को लेकर यूएनओ जो होता है ऑफिशियली यानी कि औपचारिक रूप से क्या करता है, फंड्स को रिलीज करता है, क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ और क्या करते हैं, देखो बच्चों, डिक्लेयर डिक्लेयर यूएस यानी कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका लेड इन्वेंशन ऑफ इराक एज एन इलीगल एक्ट, ठीक है। तो 1990 में फर्स्ट जो वो गल्फ वॉर होता है बच्चों, जिसको कंप्यूटर वॉर भी बोलते हैं, वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड चैप्टर में बेसिकली यूएस हेजेमनी, जब आप इसको पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि क्या बोलता है कि इसमें 1990 वाला है ये, ठीक है। तो जब इसके ऊपर एक सेकेंड, हाँ बच्चों, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि इराक जो होता है, इराक के ऊपर एक तो कि वीडियो गेम पर वाला जो होता है वो 1990 में होता है। और 1990 में यूएस की लगभग क्या बोलते हैं 33 कंट्रीज़ की कोalition बनती है, ठीक है। और फिर वो उस पर इराक के ऊपर अटैक करती है। उसके बाद जो वो दूसरा होता है जिसमें लगभग 2003 में मार्च में, जिसमें यूएस ये बोलता है कि इराक जो है वो मतलब वेपन्स ऑफ मार्क्स डिस्ट्रक्शन ऐसे बना रहा है, ठीक है, WMD ऐसे, मतलब जो ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो दुनिया के लिए क्या हो सकते हैं, विनाशकारी साबित हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं दुनिया के अंदर। तो उस समय पे भी क्या किया था, यूएस ने अटैक किया था ये इराक के ऊपर। लेकिन वो अटैक जो करते हैं वो यूएस तो यही कहता है कि अमेरिका WMD क्या कर रहा है, वेपन्स बना रहा है, ठीक है, जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन उसके पीछे उसके क्या होते हैं, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, इराक के ऊपर कैसे वो अटैक कर सके, ठीक है, और उसके रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, और वहीं किस तरह से यूएस मतलब यूएसएसआर को भी थोड़ा सा काउंटर कर सके, ठीक है। तो देखिए दो बड़े काम होते हैं इस समय पे 1997 में। एक तो मलेरिया और इस डिजीज़ को लेकर क्या करते हैं, कोफी अन्नान ऑफिशियली फंड रिलीज करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, जो यूएस अटैक करता है ना उसको इलीगल बताते हैं, भाई तूने गलत किया है ये, ठीक है। तो देखो कितनी हिम्मत है इस भाई के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूएनओ एजेंसी इज कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है। यानी कि देखिए बच्चों, न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसकी टेक्नोलॉजी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है ना, और उसकी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, उसको कैसे पीसफुली यूज किया जाए, तो ये सब कुछ कौन देखती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है द यूएन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट, यानी कि पहली निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र समिति। दूसरी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IAEA, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। थर्ड है यूएन इंटरनेशनल सेफ गार्ड कमेटी, यानी कि थर्ड है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। एंड फोर्थ इज नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है, इसका सही आंसर है यही। आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जूम करके हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एजेंसी क्या करती है, यही एजेंसी डिसाइड करती है कि मतलब किसी को न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब अगर किसी के पास न्यूक्लियर पावर्स है तो वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है, उसको एज ए टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहा है या एज ए वेपन में यूज़ कर रहा है। तो वो सब कुछ कौन देखती है, पीसफुली यूज़ करने के लिए न्यूक्लियर पावर्स को IAE ही देखती है। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो कब बच्चों, 29 जुलाई 1957 को हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इंग्लिश में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAE। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है बच्चों, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAEA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। द सेक्रेटरी जनरल बान की मून सेकेंड एशियन टू होल्ड दिस पोस्ट 2007 से लेकर 2016 फ्रॉम द साउथ कोरिया वॉज द डेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO। वो कौन से सेक्रेटरी जनरल थे, मतलब कितने नंबर पे थे वो। देखिए इस क्वेश्चन में ही कई सारे ना आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है। यानी कि दक्षिण कोरिया के महासचिव बान की मून, पहली बात तो ये वो बान की मून जो थे वो कहाँ के हो गए, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, वो क्या हो गए, वो हो गए
साउथ कोरिया के हो गए। अब साउथ कोरिया किस में आता है बच्चों? एशिया में आता है। ठीक है, तो बान की मून कहाँ से थे? साउथ कोरिया से हो गए, क्वेश्चन ही बन गया। ठीक है, दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन थे वो, कौन थे इस पद को धारण करने वाले? इनके जो सेक्रेटरी जनरल जो बनते हैं, महासचिव जो बनते हैं यूएनओ के, वो दूसरे व्यक्ति थे जो कहाँ से थे? एशिया थे। जो पहले व्यक्ति कौन थे बच्चों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन थे, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दूसरे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं? जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल यूएनओ के बनते हैं। और इनका जो नंबर होता है वो कौन होता है बच्चों? नंबर होता है 8। ठीक है, मतलब 8 नंबर पे ये होते हैं। ठीक है, बान की मून के भी फैक्ट्स हैं कुछ। बान की मून फोकस्ड ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बट जो आप जब लास्ट सेकंड लास्ट 8th चैप्टर ऑफ जब आप पढ़ोगे इसका एनवायरमेंटल वाला, ठीक है, तो आप उसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, मतलब क्या गोल्स होने चाहिए एक दुनिया जो अब मतलब 21st सेंचुरी चल रही है, इसके क्या गोल्स होने चाहिए? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए या सस्टेन होना चाहिए? ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो हम अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को भी के लिए भी कुछ बचा सके, है ना? तो ये इतना मतलब फोकस कर देते हैं। और देखिए ये भी कौन कहाँ के होते हैं? ये भी एशिया के होते हैं। इनको ही चिंता होती है भाई, है ना? मलेरिया वलेरिया की, कॉफ़ी अनान को चिंता हुई, है ना? ये और हमारे वैसे कॉफ़ी बान की मून है, उनको भी चिंता हो रही है मिलियन डेवलपमेंट। मतलब अगर आपके मतलब वो विकसित डेवलप्ड जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को समझा रहा भाई तुम्हारे क्या गोल है, अब क्या, अब क्या करोगे, अब और कितना विकास करोगे? जो विकास नहीं कर रहे हैं, जो अल्प विकसित है, एलडीसी जो कंट्री है भाई, उनको विकास करने दो ना। चलिए, तो सस्टेन डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, आप उसमें भी पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो सस्टेन का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें जो अगर हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी, वो भी यूज़ उसको कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडोप्टेड अ रेजोल्यूशन फॉर रिलेटेड टू। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसी से संबंधित एक प्रस्ताव अपनाया। देखिए बच्चे, बहुत सारे प्रस्ताव अपनाते हैं। ठीक है, यूएनओ मतलब रिजोल्यूशन लेकर आता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आपकी बुक में लिखा है तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया, तो हम क्या करते हैं सीधा सा इस पर आंसर पर टिक करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर बनाते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब वर्ल्ड में कैसे पीस को इस्टेब्लिशमेंट करना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 ये कंफर्म हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का जो मेरा नेम है स्टडी विद राकेश सर है। सो इसका मैं पार्ट सेकंड ज़रूर लेकर आऊँगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास जो स्टूडेंट्स है उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।